हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग आज जेएसएससी सीजीएल 2023 का मैथ्स प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज सेट 6 करने वाले हैं। ठीक है, पिछले 5 वीडियो में हमने 5 सेट कंप्लीट किए। ठीक है, जिसमें हमने हर सेट पे 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या झारखंड के जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है वो एग्जाम वाली प्रैक्टिस है। एग्जाम वाली प्रैक्टिस कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपका प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग कंसेप्ट और ट्रिक्स दोनों सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है तीन संख्याओं का अनुपात कितना है। तो 3:5:7 है और उनका एलसीएम कितना है, तो 840 है। तो उसका एचसीएफ कितना है। तो मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है, यहाँ पर मान लेते हैं एचसीएफ बराबर एक्स। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एचसीएफ जो है ना वो हर जगह मौजूद रहता है। एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ रहता है, नंबर्स के अंदर भी एचसीएफ रहता है। अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो उसके अंदर भी क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। डिवाइड कर देंगे तो वहां भी रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, हर जगह पे क्या रहेगा, एचसीएफ मौजूद रहता है। यानी कि ये जो नंबर्स का जो रेशियो है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, इसका रेशियो कितना है, 3:5:7। यानी कि अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये 3x मानेंगे क्योंकि एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है ना। 5 को भी क्या मानेंगे, 5x, और 7 को क्या मानेंगे, 7x। यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए, तो सबको ऐड कर दो। तो टोटल नंबर यहां नहीं दिया है, पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है एलसीएम। गिवन क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x कॉमन है ना, x क्या है, कॉमन है। तो एलसीएम जो होगा 5×3=15, 105 15 ठीक है, और यहाँ पर x। ठीक है, ये मेरा एलसीएम होगा और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 840 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको 21 से कट कर दें, अगर हम इसको 21 से कट करेंगे 5 बार में, इसको 21 से कट करेंगे, 21 चौके 84, फिर 5 से कट करेंगे तो 5×8=40। यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 8। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 8, और x ही मेरा क्या है, तो HCF है। यानी कि HCF का वैल्यू कितना आ गया, 8। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बोला गया है क्या कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, 12%। ठीक है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, सबसे निकटतम पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, तो इसको देखिए यहां पर एक फॉर्मूला पहले बताते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, मूल्य गुना खपत। मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। ठीक है, जितना प्राइस होगा और जितना हम उसको खपत करेंगे, जितना हम उसका उपभोग करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो टोटल खर्च निकलेगा। तो मूल्य क्या हुआ है, 19% बढ़ा है। 19% बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि अगर मूल्य पहले 100 था तो अब बढ़ेगा कितना, 19%, यानी कि 119 हो जाएगा। ठीक है, खपत को क्या मान लिए, तो टोटल खपत x मान ली। यहाँ फ्रैक्शन में मत लिखिए, इसको फ्रैक्शन में मत लिखिए कि पहले 100 था तो अब क्या होगा, खपत में कमी होगा तो 100 - x कर लेंगे। अगर ऐसे आप करते हैं ना तो सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होगा। आप नॉर्मली क्या मान लीजिए, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसको x मान लीजिए, क्योंकि x का वैल्यू फ्रैक्शन में निकलेगा फिर। ठीक है, तो अब देखिए खर्च क्या हुआ है, 12% क्या करना है, बढ़ा के करना है, उसको एक्स्ट्रा खर्च करना है। तो मतलब पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था तो अब कितना करेगा,
112। ये 100 से ये 100 क्या हो गया, कट गया, यानी कि x का जो वैल्यू है, अगर हम कट करते हैं कितना से, इसको अगर हम कट करते हैं, कट करने से अच्छा है डायरेक्ट चेक कर लो, ठीक है। अगर ये कट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, फालतू टाइम वेस्ट हो कर रहा है, उससे अच्छा क्या डायरेक्ट चेक कर लेंगे कितना कंजम्पशन में कितना कमी हुआ। ये जो एक्स का जो वैल्यू निकला ये क्या है, मेरा कंजम्पशन, खपत, खपत में कितना कमी हुआ है, तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 7 यूनिट का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, कमी प्रतिशत निकालना है, ठीक है। 7 का कमी कितना में, तो 119 में, ठीक है। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, इनिशियल, देखिए 100 इनिशियल वैल्यू है ना, तो नीचे हम हमेशा क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू को, ठीक है, और गुना में 100%। अगर इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, यानी 100 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 छक 102, है ना, तो 17 पचे कितना 85, बच गया कितना 15, पॉइंट लगाएंगे, है ना, 5 के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 15 है 150 हो जाएगा, 17 पचे कितना, 17 अठे 136 और 17 नवा 153, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 17 अठे 136 लगभग जो है, 17 अठे 136 के बाद कुछ पॉइंट और भी आते जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, देखिए 150 में 136 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1, 14 बच गया, फिर से 140, फिर 17 अठे 136, लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, निकटतम पूर्णांक तक, इसके लगभग में कौन दिख रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 6% के ज्यादा सामने है ना, ज्यादा निकट कौन है 6%, 5% दूर हो जाएगा, 6% ज्यादा सामने है, हमारा जो आंसर होगा वो 6% होगा, ठीक है। अब हम जब इसको करते हैं तो हम इसको शॉर्टकट में करते हैं, कैसे करते हैं, डायग्राम के तौर बताते हैं, यहाँ पे बगल में लिख के घेर देंगे इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख करके घेर देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी देखिए शॉर्टकट जो हम लिखेंगे वो इसी का मतलब बोल सकते हैं क्या, एक कंक्लूजन होगा, ठीक है। कि मान लेते हैं प्राइस पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 119, 19% बढ़ा दिए प्राइस को, है ना। ये खर्चा भी पहले क्या कर रहे होंगे 100, तो खर्चा कितना बढ़ा देंगे 112, मतलब 12%। तो देखिए मूल्य, खपत कितना कम हो गया, देखिए इधर से अगर ऊपर से नीचे आए तो मूल्य, और नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो खपत, उल्टा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं -7, तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, इसी को हम यहाँ पर इतना लिख करके किए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इतना डायग्राम याद रखने से अच्छा है कि आप बेसिक याद रखो, है ना, और इसको कैसे जल्दी करना है वो समझो। तो जल्दी करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट एग्जाम में समझ सकते हैं, 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की क्या करता देता है, छूट देता है, और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं CP बाय MP, ये निकालने की खैर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है, CP से कितना बढ़ा के रखना चाहिए प्राइस को। तो देखते हैं एक बार, CP रेशियो MP निकाल ही लेते हैं, ठीक है। कितना होगा CP रेशियो MP, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 18 और 100 प्लस 6.6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 84, ये 82, और यहाँ पर हो जाएगा 106.6, 106.6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम कट करना चाहें तो कट करते हैं, किससे कट करेंगे, इसको पहले कट करते हैं 2 से, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसको 2 से कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एके 2, 41, ठीक है, ये होगा। और तो कट नहीं रहा है फिलहाल, अभी इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब क्या बोला है आगे, क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो क्रय मूल्य कितना है 410 है, अंकित मूल्य कितना है इतना, कितना अधिक अंकित किया गया, कितना अधिक अंकित किया गया, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो माइनस करते हैं 3
यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 123 जो है वो क्या किया गया है, अधिक अंकित किया गया है। तो यहाँ परसेंटेज में पूछा गया है, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या कि हाउ मच परसेंट, मतलब क्या पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया है। तो परसेंटेज में अगर देखेंगे, है ना, कितना इंक्रीज करके रखा गया है, इंक्रीजिंग परसेंट, ठीक है। इंक्रीज परसेंट अगर देखें तो 123 इंक्रीज करके रखा है कितना में, 410 में गुना 100, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कट करते हैं यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा 3 बार में ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो ये 30% जो आया ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में, यानी कि ये जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, परसेंटेज में। यहाँ पे सारा, खैर ऑप्शन में तो इस तरह का नहीं था परसेंटेज में, लेकिन हम अपने से दे सकते हैं, ठीक है। ये जो भी पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है। अगर कभी भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश में एक बार जरूर देख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है मुद्रित मूल्य 21% छूट देकर, मुद्रित मूल्य पर, यानी कि जो एमपी है उस पर क्या दिया है, 21% का छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का क्या हो गया, लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर सीपी रेशियो एमपी निकालें, सीपी रेशियो एमपी, तो सीपी रेशियो एमपी कितना होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ दें और यहाँ पे जोड़ कर यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 माइनस करेंगे तो 79, और यहाँ पर 21 माइनस प्लस करेंगे तो 121। उसके बाद अगर हम यहाँ प्रॉफिट को अगर ध्यान से देखें, 21% क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से हम CP बाई SP निकाल सकते हैं कि खरीदे हैं कितना में, 100 में, और बेचे हैं 121 में, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ये बोल सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो CP तो इक्वल ना होना चाहिए, यहाँ पर CP कितना है, 79, यहाँ कितना है, 100, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं, इसको हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर ऊपर नीचे 79 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब तो ये बराबर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि CP और SP का रेशियो कितना होगा। तो ध्यान से अगर रेशियो को देखें, CP रेशियो SP, तो इसमें ना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रेशियो जो बनेगा ना वो 100 और 121 का ही बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये बनेगा CP 79 से मल्टीप्लाई होकर के, और SP कितना बना, तो SP को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। भागा तो हो जा ही जाएगा, चल ही जाएगा, है ना। इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 100 इंटू 79 CP को, और इसको 129 इंटू 79। तो ये 79 तो लास्ट में कट ही ना गया, तो रेशियो क्या बना, 100 रेशियो 121, ठीक है। तो ये जो हम स्टार्टिंग में निकाले ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से प्रॉफिट चेक कर लेते, CP और SP का रेशियो मिल जाता, ठीक है। ऑप्शन बी, उतना करने का जरूरत भी नहीं था। अब बोला गया क्या कि 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना, रिमाइंडर क्या मिलेगा। लिखते हैं 75, 73, 78 और 76 को डिवाइड करते हैं किससे, 34 से। तो एक तरीका आप याद रखिएगा, अलग इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए 34 का डबल कितना, 34 गुना कितना होगा, 68। अगर हम यहाँ 68 अगर यहाँ होता तो कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा है, प्लस में कितना है, तो 68 मतलब यहाँ पे कितना प्लस में है, 7 प्लस में 68, है ना। 68 2 70 और 5 75, यानी कि 7 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कितना है, 34 गुना 68 यानी कि 10 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कितना है, 34 से 34 दूनी 68 यानी कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई करें, 7 बचे कितना, 35, और ऊपर कितना, 8 दें 80,
ठीक है, कितना आ गया 8×80 बट्टा में देखो 34, फिर डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा नंबर ऊपर आ गया फिर से, ठीक है। तो फिर 34 देखिए कितना बार एक्स्ट्रा है, +1, 34 दूना 68, कितना एक्स्ट्रा है 12। तो हम फिर से मल्टीप्लाई करिए, 12 आ गया। ये जो 12 है ये क्या है, 34 से छोटा आ गया, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 12 ही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप ये तरीका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना है? यदि ब्याज क्या है, 8 मासिक चक्रवृद्धि है, 8 मंथ कंपाउंडेड 8 मंथली है ना, तो रेट क्या होगा, रेट कितना दिया हुआ 15%, लेकिन ये ईयरली है, हमको 8 मंथ्स का निकालना है, तो क्या कर देंगे 8/12, ठीक है। क्योंकि ये 15% क्या है, 1 साल का है, यानी 12 महीने का, तो 12 को नीचे जो महीने का निकालना है, 8 महीने का निकालना है, 8 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%। और टाइम कितना है, टाइम जो है वो 2 साल का है, लेकिन अगर ये 8/12 करते हैं तो इसको उल्टा करना होगा 12/8, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 3 साल। अब ये वाला जो रेट नया निकला ना, इसका यूज करके आप निकाल लीजिए 10% के रेट से 3 साल का CI कितना होगा, है ना। तो पहले तो हमारे पता है हमको कि 100% का वैल्यू कितना है 13,000, ठीक है, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है 130, 2 जीरो कट जाएगा। तो हमसे पूछा गया है 10% के रेट से 3 साल का CI कितना होता है 33.1%, कितना होता है 33.1%। तो 33.1 गुना कितना 130, पॉइंट अगर हटा दें तो नीचे 10, ये 10 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 एक कितना 13, 13 तिया 39 और 1 40 का 0, बच कितना गया 4, ठीक है। 13 तिया 39 और 1 40, 13 तिया 39, 39 और 4 39 और 1 40 और 3 43, ठीक है। तो 4303 यानी कि हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 75,000 रुपए की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है, उसे कितनी हानि हुई? तो ध्यान से देखिए, 7% के रेट से 3 साल यानी कि 7 पचे 35% उसको ब्याज देना है। अब वही पैसे को दूसरे को ब्याज दे दिया वो, है ना, कितना के रेट से 5% के रेट से 3 साल की, तो 5 दिया 15% मिल रहा है, उसको देना है 35%, और वो कितने में 7 तिया 21, यहाँ 7 गुने 3 करना है ना, 7 तिया 21%, उसको देखिए वो 21% उसको ब्याज देना है 3 साल में, और वही पैसा को दूसरे को अगर उधार देता है 5% के रेट से, यानी कि उसको कितना ब्याज मिल रहा है 15% मिल रहा है, यानी कि वो नुकसान में कितना है, लॉस में कितना है, ठीक है। तो वो 6% क्या है, लॉस में है, 6% लॉस में है, यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 75,000, तो 1% का वैल्यू कितना, तो 750। हमको कितना का लॉस हो रहा है 6% का, यानी 6 का वैल्यू निकालना है, 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी 4500 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 48 72 108 का चतुर्थानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है BC/A। क्या होता है BC/A? B कितना है 72, C कितना है 108 और A कितना है तो 48, ठीक है। 12 चौक 48, 12 छक 72, और इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 सत्ते 28, है ना। 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 4 16, 162 जो है ये हमारा आंसर होगा। ये तो हुआ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आता कैसे, तो एक बेसिक तरीका भी हम बताए थे आपको। इसको क्या लिखेंगे 48
रेशियो। यहाँ पर 3 वैल्यू है तो रिपीट नहीं करना है किसी को, ठीक है। जब 2 वैल्यू रहता है ना तो मीन जो रहता है, बीच वाला जो रहता है, ये 2 ठो, इसको रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यू दिया हुआ है। चौथा निकालना है, चौथा को एक्स मान लीजिए। जब बस इसको नॉर्मली अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, 72 गुना 108 बटा 48। क्या यही चीज़ यहाँ लिखे हैं? फॉर्मूला से यही चीज़ आता है ना, तो फॉर्मूला यहीं से बनता है, ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ भी जब सॉल्व करेंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2 से कट कर दो 52, सॉरी 54, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 1 16, ऐसे भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगता है आप वो सॉल्व कर सकते हैं उससे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 10 से 35 तक की 5 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 का मल्टीपल कौन है? 10 से 35 तक बोला है, यानी 10 तो खुद होगा, फिर 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा और 35 होगा, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना है कि कैसे निकालेंगे एवरेज? सबको जोड़ते हैं पहले, तो 5 5 10 और 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 6, 3 9 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। कैसे जोड़े समझिए, 5 5 10, 5 15, 5 हाथ में 1, 3 3 6 2 8 2 10, 10 2 12 और हाथ में 1 13, ठीक है। कितना नंबर है टोटल? 6 नंबर है, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको कट मत करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप पॉइंट में लिख लीजिए। 6 दूनी 12, 1 बच गया 15, 6 दूनी 12, ठीक है, बच कितना गया यहाँ पर? 3 30, 6 बचे, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आसान सा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 2 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है? -1 है। तो क्या निकालना है? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या वैल्यू पुटिंग भी अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुटिंग भी यूज़ करते हैं फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर वाला, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, उससे बनाइएगा आप, ठीक है। a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू में लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है? 2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी प्लस सी का तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका डबल करते हैं तो -3 हो 3 गुना होगा, 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, माइनस में आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 गुना कितना होगा? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 3, ठीक है, यानी कि 7। तो 2 गुने 7 यानी कि 14, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी डेटा के बहुलक और माध्यक का अंतर, माध्यिका का अंतर 38 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर है, माध्यिका और माध्य का अंतर है। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया है, ठीक है, दोबारा से रिपीट हो रहा है, और अगर नहीं करवाया है तो अभी कर लेते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? बहुलक और माध्यक का, माध्यिका का अंतर कितना है? 38। अब यहाँ पर बहुलक और माध्यिका का तो अंतर दिख ही नहीं रहा है, तो लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। इसको हम बनाते हैं कैसे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से एक मीडियन को उठा करके इधर ले आइए, यहाँ से एक ठो मीडियन को उठा करके इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 2 ठो मीडियन बचेगा अब, ठीक है। यहाँ पे कै ठो बचेगा? 2 ठो, और इधर कितना है? 2 ठो मीन है। क्या 2 कॉमन आएगा? मोड और मीडियन का डिफरेंस बन गया, कितना दिया है डिफरेंस क्वेश्चन में? तो 38 दिया हुआ है। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो जो क्वेश्चन में पूछा है क्या निकालने बोला है? माध्यिका और माध्य का अंतर, यानी कि मीडियन और मीन का डिफरेंस। तो डिफरेंस बन गया मीडियन और मीन का, 2 से कट कर देंगे, हमारा आंसर 19 आ जाएगा। कितना होगा? तो डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन कितना हो जाएगा?
19 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 7 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर है। कमरे की दीवारों और छतों को 7.5 रुपया यानी कि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले सरफेस एरिया, उसका एरिया निकालना होगा उस रूम का, चारों दीवार का और छत का। क्योंकि देखिए पेंट जो होता है, कलर जो होता है वो जमीन तो नहीं ना करते हैं, सिर्फ छत करते हैं और चारों दीवार करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सफेदी करने वाले भाग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्या होगा, 4 वॉल्स, है ना। और इसी में क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सरफेस है ना, ऊपर वाला जो छत है, छत को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, छत का। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने का बस रीजन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस छत का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर सिर्फ एक आयत बना रहेगा, है ना, एक रेक्टेंगल होगा यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, यही होगा। अब इसको सॉल्व करना है बस। लेंथ कितना है, लेंथ है 7, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 9, यहाँ पे कितना होगा 7 इंटू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 7 4 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर कितना 9, और यहाँ पे कितना 7 चौक 28। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 9 दूनी 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 1 9, 9 198 प्लस 28 यानी कि कितना हो जाएगा 8 8 16, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया। हमको क्या निकालना है, हमको कितना खर्च लगेगा वो पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, खर्च कितना लगेगा, खर्च कितना लगेगा। तो खर्च बराबर क्या करेंगे, तो 226 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50, पॉइंट हटा दें अगर तो कितना आ जाएगा नीचे 100, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 15 पचे 75 और 5 से काट देंगे 2 बार में, फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 15 तिया 45, यूनिट डिजिट 5, 2 ऑप्शन पे दिख रहा है, पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 15 तिया 45, 15 के 15 4 19, है ना, एक ही ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, बाकी 15 के 15, 15 और 1 16, 16 95। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। यदि टेन थीटा बराबर कितना 3/4, तो क्या बोला है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। बोल क्वेश्चन में गिवन है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा 3/4, यानी साइन थीटा का वैल्यू 3, कॉस थीटा का वैल्यू 4। ठीक है, ये हम लोग बस मान रहे हैं। ठीक है, क्यों, जब रेशियो दे के रेशियो पूछा जाता है तो एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे, सर साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो, +1 तक होता है, -1 से +1, 1 से बड़ा होता नहीं है ना, और -1 से छोटा होता नहीं है, तो फिर ये साइन थीटा का वैल्यू 3 और 4 कैसे आ गया। तो ये हम बस मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो से ही हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको रेशियो पता रहेगा और रेशियो ही पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको 3x और 4x भी मान लें, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू बनेगा अगर x के फॉर्म पर मानेंगे तो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके x कट जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो x है ना,
वो कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो रेशियो दिया है ना उसी को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी आपको हम सॉल्व भी करके दिखा देंगे एक्स लेकर के, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। 4 गुने साइन थीटा का वैल्यू 3, कॉस थीटा का वैल्यू 4, 4 गुने 3 प्लस 4, यहाँ पे कितना 4 तिया 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 4 तिया 12 प्लस 4 16, तो 8 दूनी 16, 1/2। अब अगर आप x मानते हैं यहाँ पर, अब अगर आप यहाँ पे क्या मान लेते हैं x मान के भी दिखा देते हैं। अगर आप इसको 3x और इसको 4x मान करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या माने 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 3x, माइनस में क्या लिखेंगे 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 3x प्लस 4x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 तिया 12x माइनस 4x क्या हो जाएगा 8x, और यहाँ पे 4 तिया 12 प्लस 4 16x। तो ये x से x क्या हो गया कट गया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बस टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। बाकी आपको जो ठीक लगता है हम दोनों तरह से बता दिए हैं, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में यानी घंटा में, ठीक है, वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और उतनी ही दूरी धारा के दिशा में तय करेंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है एक कंसेप्ट सिखाते हैं। अगर ये मान लेते हैं एक नाव है, ठीक है, एक नाव है ना, और ये पानी में इस तरह से चल रही है, ठीक है ना। अगर नाव का डायरेक्शन और धारा यानी स्ट्रीम, ठीक है, नाव को बोट बोलते हैं और इसको स्ट्रीम को एस बोलते हैं। तो जब ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं दोनों में, दोनों का स्पीड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। स्पीड जब हम लोग बोलेंगे ना, स्पीड क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन पर दोनों जुट जाएगा। क्यों कि बोट का भी स्पीड होगा और जो पानी बह रहा है नदी का जो धारा बह रही है वो उसका भी कुछ स्पीड होगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा जुट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, धारा के दिशा में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, ds। तो क्या होगा b प्लस एस होगा। लेकिन जब कोई नाव, अगर यहाँ पर एक और नाव ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर नाव इधर जा रही है और जो पानी बह रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन पे बह रहा है, हाँ इस डायरेक्शन पे बह रहा है उल्टा ऑपोजिट, ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों का स्पीड क्या होगा घट जाएगा, तो b माइनस एस। इसमें बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा मान के चलना है, क्यों, क्योंकि अगर बोट का स्पीड धारा से अगर स्ट्रीम से अगर कम रहता है तो बोट तो बह के कहाँ बह के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए बोट का स्पीड क्या रखना है हमेशा ज़्यादा मान के चलना है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हमको पहले अगर हम डाउन स्ट्रीम की देखते हैं ds, इसको अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम पहले जाता है और एक अप स्ट्रीम, तो पहले धारा के विपरीत जाता है, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम है ना, यूएस अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो अगर निकालना है, अप स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो टाइम निकालना है पहले। अप स्ट्रीम के केस में क्या निकालना है एक टाइम निकालना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, ठीक है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है और स्पीड क्या होगा तो b माइनस एस, यानी कि बोट का स्पीड कितना है तो 15 और धारा का स्पीड कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 15 में 5 माइनस हो जाएगा तो 10। कितना लगा टाइम 6 घंटे का टाइम लगा, ठीक है। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें टाइम का तो 60 किलोमीटर यहाँ भी जाना है, लेकिन स्पीड क्या होगा इस बार अप डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन पे क्या होगा, तो
तो जुटेगा, यानी 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 दिया कितना 60, यानी कि यहाँ पर कितना लगा 3 घंटा। तो टोटल जो टाइम लगा जाने में और वापस आने में, है ना, धारा के विपरीत जाने में और धारा के दिशा में आने में, तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना 6 और 3 9 घंटे का टाइम लगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 9 घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कैसे होता है, तो हम क्या बताए थे कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, या किसी सुरंग को, या किसी अन्य रेलगाड़ी को, यानी अन्य दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का जो लेंथ है, दोनों ट्रेन का या एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म जो भी होगा, दोनों का लेंथ ऐड किया जाता है। तो पहला ट्रेन का जो लेंथ है वो है 230, दूसरा ट्रेन नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, सेकेंड ट्रेन का लेंथ मान लिया एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे एक्स। स्पीड कितना है, तो दोनों का, एक का स्पीड 80 है, एक का स्पीड 90 है, और दोनों क्या चल रहा है समांतर पटरियों में एक ही दिशा सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन पे रिलेटिव स्पीड क्या होता है घटता है, यानी कि घट के क्या हो जाएगा 10 का गैप बनेगा। 10 किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना होगा। टाइम कितना है, तो टाइम बोला है 3 मिनट, तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से गुना करना होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 से कट कर देंगे, पहले 3 से कट करते हैं 6 बार में, फिर 6 से कट करेंगे 10 बार में। तो आंसर क्या आएगा, एक्स बराबर इधर आ जाएगा 500, और ये जो 230 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 270 हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 270, और ये आएगा हमारा मीटर में। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं और बी जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन, शेष कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, है ना, रिमेनिंग। तो ध्यान से देखिएगा, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। तो एलसीएम जब लेते हैं, ये थोड़ा सामने करके लिखते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो 60 आता है, यानी कि इफिशियंसी कितना 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 दिया 60। ये मेरा इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, इधर जो लिखे हैं ये मेरा क्या है वर्क इफिशियंसी। ठीक है, और ये जो लिखे हैं ये मेरा क्या है टोटल वर्क। ठीक है, तो 60 काम करना है। ठीक है, एक दिन में इन लोग कितना कितना काम करता है, तो ये 5 करता है एक दिन में, ये 4 करता है और ये 3 करता है। तो बोला है शुरुआत कौन किया, ए और बी। शुरू कौन किया, ए और बी शुरू किया। कितना दिन तक काम किया ए और बी मिलके, तो 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन के बाद है ना बी छोड़ा है, तो 4 दिन तक साथ में काम किया होगा। फिर बी को छोड़ने के बाद बाकी जो काम है वो ए और सी किया। कितना दिन में किया तो नहीं पता। ठीक है, तो मान लेते हैं इन लोग जो है काम है वो कितना दिन में किया हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं इसे। 4 दिन में इन लोग कितना काम कर देगा, तो ए और बी मिलके 5 × 4 = 9, यानी कि 9 × 4 = 36 काम कर दिया। 36 काम जो है इन लोग कर दिया। तो जो भी रिमेनिंग वर्क है, जो भी रिमेनिंग काम बचा, यानी कि 36 के बाद जो रिमेनिंग बचा है ना, शेष काम जो बचा वो कितना बचा 60 - 36, 24 काम बचा। अब यही 24 काम कौन करेगा, ए और सी करेगा, है ना, ए और सी करेगा। ये जो 24 रिमेनिंग काम, इसको यहाँ लिखते हैं, रिमेनिंग जो काम बचा कितना 60 - 24 यानी कि 36, सॉरी उल्टा लिख दिए 36, यहाँ कितना बचा 24। यही 24 काम कौन करेगा, ए और सी करेगा। कितना दिन में करेगा, तो हमको वो टाइम चाहिए, क्या निकालना है, वो टाइम निकालना है। तो 24 काम बचा हुआ है और कौन करेगा, ए और सी, यानी 5 और 3 8 काम करेगा, 8 × 24, यानी शेष काम को 3 दिन में क्या कर देगा इन लोग कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दो तरल पदार्थों ए और बी का विलयन है जिनका अनुपात 5 और 3 का है। ठीक है, 5:3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है और उसी मात्रा में क्या करता है, बी को मिला दिया जाता है। ठीक है, जितना मात्रा में मिश्रण को निकाला, विलयन को निकाला 10 लीटर, तो 10 लीटर फिर क्या मिला दिया, तो बी विलयन मिला दिया। बी विलयन क्या किया, उसको मिला दिया। तो बर्तन में ए और बी का जो अनुपात है वो अब कितना हो गया, 10 और 11 हो जाता है। तो समझिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी विलयन का जो रेशियो है पहले वाला बर्तन पे मान लेते हैं कितना है, तो इसमें है 5:3। इसमें से क्या किया गया, 10 लीटर जो है वो निकाल लिया गया। तो निकालने के बाद जब तक इसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तब तक इसका रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये अभी भी किस रेशियो में है, तो 5 और 3 के रेशियो में है ना, जो बचा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, तो इसमें बी मिलाया गया। बी मिलाने के बाद अब ये जो रेशियो है वो कितना बन गया, तो 10:11। तो ज़रा ध्यान देंगे, हम मिलाएं क्या चीज़ है, बी को ना मिलाए हैं, ए को तो नहीं मिलाएं, तो ए जितना का उतना ही रहना चाहिए था, लेकिन ये 5 से 10 हो गया। तो हमको पहले क्या करना होगा, ए को बराबर करना होगा। तो हम इस 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाकर फिर से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं 5:3, 5:3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 5 को 10 बनाते हैं, किससे गुना करके, 2 से। तो इसको भी 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये कितना बन गया, ये जो रेशियो बना, ये 6, ये 10 और ये कितना बन गया, 6 बन गया। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 था और ये अब कितना बन गया, 11। यानी कितना यूनिट मिलाए हैं, 5 यूनिट मिलाए हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना लीटर निकाला था उतना ही लीटर यहाँ मिला रहा है, यानी कि बी जो मिलाया है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो बी मिलाया है, ठीक है, तो बी कितना मिलाया है, तो जितना निकाला था, निकाला कितना था, 10 लीटर, तो 10 लीटर ही मिलाया होगा, है कि नहीं, 10 लीटर ही मिलाया होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर है, 5 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर। तो जरा ध्यान से सोचिए कि जितना लीटर यहाँ निकाला उतना ही लीटर यहाँ मिला भी दिया, यानी कि मिक्सचर जो है, दोनों का जब रेशियो जोड़ेंगे तो जो मिक्सचर होगा तो वो सेम होगा। तो यहाँ का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना लीटर था। तो यहाँ देखिए 10 और 11 कितना, टोटल 21 लीटर। 10 और 11 कितना, 21 लीटर। तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 लीटर, डबल। तो जितना लीटर विलयन यहाँ है उतना ही लीटर यहाँ भी होगा, क्योंकि जितना निकाला था उतना ही मिलाया गया है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ का वैल्यू निकाल लीजिए, 10 6 16 यूनिट, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 लीटर। 10 लीटर निकालने के बाद 32, तो पहले कितना, 42। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी करिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 42 लीटर बोला गया था, पहले विलयन था, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक्स और वाई की मासिक आय का जो अनुपात है, मंथली इनकम कितना है, तो 5:4, और मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है, व्यय कितना करता है, तो 9 यूनिट, 9:7। यदि वाई की आय और एक्स के व्यय यानी कि इनकम ऑफ वाई और एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स क्या है, दोनों इक्वल है, तो एक्स और वाई के बीच का अनुपात पूछा गया, रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इनकम, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और फिर लिखते हैं सेविंग। ठीक है, बचत यानी कि सेविंग है ना, बचत ही पूछा गया हमसे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एक तरफ x और एक तरफ y। ठीक है, अगर हम इनकम का बात करें तो वो किस रेशियो में था, 5:4। खर्चा किस रेशियो में किया था, 9:7। यही है इसका रेशियो। ठीक है, अब हम सेविंग की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं, सेविंग की। तो जरा ध्यान से सोचिए, इनकम यहाँ पर कितना है, 5 और 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 और 7। तो करेंगे क्या, तो अगला जो स्टेटमेंट है ना, इसका हेल्प लेंगे। बोला है वाई की आय, वाई का आय कितना है, 4,
और x का व्यय, x का व्यय, व्यय कितना है, खर्च कितना है, 9 यूनिट, दोनों बराबर है। तो क्या ये 9 और 4 बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बराबर करते हैं, 9 चौके 36 एलसीएम लेंगे तो, है ना। तो इसको 9 से गुना करिए, इसको 4 से गुना करिए, 36 बन जाएगा। अब अगर यहाँ 9 से किए तो इसको भी 9 से करना होगा गुना, यहाँ 4 से करना होगा गुना। अब ये क्या हो गया, रेशियो हमारा बन गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, समझिए, इनकम, यहां पर अगर हम देखें कि इनकम बराबर क्या होता है, तो जितना हम खर्च करेंगे, मान लेते हैं इनकम में अगर हम खर्च को माइनस कर दें, इनकम में खर्च जितना हम कमाते हैं उसमें खर्च माइनस कर दे, बचेगा क्या, सेविंग, है ना। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे तो सेविंग निकलेगा, ठीक है। अगर हम इनकम में एक्सपेंडिचर को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो सेविंग निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 36 में जब 45 माइनस करेंगे, सॉरी 45 में जब 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है, कितना बचेगा, 9। रेशियो यहाँ पर कितना, 9 चौके 36 और 7 चौक 28 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। यानी कि हमारा जो रेशियो निकल गया वो कितना है, 9:8 है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। ये जो भिन्न दिख रहा है सबसे छोटा कौन है, ये जो फ्रैक्शन है इसमें सबसे छोटा कौन है। तो इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 5/11, 7/12 और 8/13 और एक 9/17। तो या तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में बना लीजिए, है ना, इसको डिवाइड करके क्या लिख लीजिए, पॉइंट में, पहला तरीका बता रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 से पॉइंट लगाएंगे, है ना, 11 से करेंगे, 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौके 44, बच गया कितना, 6 60, 11 पचे 55, लगभग 45 के आगे आगे आते जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 12 से करेंगे, 12 पचे 60, जाहिर सा बात है इससे तो बड़ा हो गया, है ना, 12 पचे 60, और भी आएगा आगे, बचिए कितना यहाँ पर 10, तो 12 100 बनेगा, 12 8 96, लगभग 5.8 बनेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 0.80 बना, 13 छक 78, 6 पॉइंट आ गया, 20 आ गया, 13 एक 13। आगे देखते हैं 90, यानी कि 17 से भागा देते हैं, 17 पचे 85, तो 5 5 मैच कर रहा है, इसको आगे तक डिवाइड करना, 17 पचे 50, 5 बजे 50, यहाँ 17 पचे 85, 5 बच जाएगा, 5 यानी कि 50, 17 से भागा देंगे, 17 या 51, 17 तिया 51, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 17 दूनी 34, तो इससे तो छोटा ही आ गया ना। तो सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा हमारा कौन सा दिखा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बनाते हैं सेकेंड मेथड क्या करना है, तो आप इसको क्या करिए, नुमरेटर या डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, पहले इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। जितना भी डिनोमिनेटर है सबको क्या कर दीजिए, इक्वल, ठीक है। तो ऊपर फिर चेक कर लेंगे, है ना, कि कौन बड़ा नंबर दिख रहा है। तो इक्वल करने में ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए एक तरीका हम और बता रहे हैं, दूसरा तरीका 5/11, एक बता रहे हैं 7/12, एक है 8/13 और एक है 9/17। एक डिफरेंस वाला मेथड होता है, ठीक है। डिफरेंस इसका देखिए कितना का बन रहा है, 6 का, इसका डिफरेंस कितने का है, 5 का, इसका डिफरेंस 5 का, और इसका डिफरेंस 9 8 17, ठीक है, 8 का डिफरेंस। तो जिसका सबका डिफरेंस क्या करना है, सेम, लेकिन सेम करने में भी टेंशन है। तो सबसे पहले इसको इसको मैच करें जिसमें इसमें सेम है। अगर आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, ये चेक करेंगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर है, तो ये दिख रहा है हमको प्रॉपर। उस पर गैप चेक करेंगे, गैप क्या है, सेम है, यहाँ पर दोनों में सिर्फ चेक कर रहे हैं। अगर गैप सेम है तो ऊपर वाला जिसका नंबर छोटा है वो छोटा, जिसका बड़ा है वो बड़ा। तो ये नंबर क्या हो गया, बड़ा, तो इसको पहले क्रॉस कर देंगे, ये कि सबसे छोटा नंबर ये नहीं होगा। अब इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 6 है, इसको बराबर करिए, इसको 30 बना सकते हैं। अगर देखिए हम इसको अलग अलग करके समझाते हैं, ठीक है। हम पहले कंपेयर करते हैं 7/12 और
18/13। क्यों? क्योंकि इसका भी गैप 5 है और इसका भी गैप कितना है 5। तो सबसे बड़ा नंबर, इसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। यानी कि 7/12 जो है वो छोटा होगा किससे? 18 सॉरी यहाँ पे 18 नहीं 8 है ना, एक मिनट, फिर भी वही वही कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वही चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जब अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि 8 बड़ा ही है, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया? छोटा। अब क्या करेंगे, जो छोटा नंबर आया ये वाला, ये तो नहीं होगा। अब इसका कंपेयर फिर किसके साथ करेंगे? दूसरे नंबर के साथ, ठीक है। 7/12 को किसके साथ कंपेयर करवाते हैं? 5/11 के साथ, ठीक है। इसका गैप 6 का है, इसका गैप कितने का है? 5 का है, ठीक है। तो पहले गैप बराबर करते हैं। गैप बराबर करेंगे, 6×5 = 30 कर लेंगे, है ना, 6 से गुना और इसको 5 से गुना। तो इस नंबर को भी क्या करना होगा? 5 से गुना, इस नंबर को भी 6 से गुना, इस नंबर को भी 6 से, इस नंबर को भी 5 से। तो ऊपर वाला नंबर ध्यान से देखिए, इसमें क्या आया? 5×5 = 25 और यहाँ पर 6×7 = 42 और यहाँ पर कितना? 5×5 = 25। कौन बड़ा दिखा? इधर वाला। यानी कि ये इधर वाला नंबर क्या हो गया? बड़ा। ये वाला क्रॉस हो गया, ये वाला सही। अब फिर से इस नंबर का कंपेयर किसी और नंबर के साथ कराएंगे, आगे वाले नंबर के साथ, इसके साथ। मतलब ये जो 5/11 आया, इसका कंपेरिजन 9/17 के साथ कराएंगे। इसका गैप कितने का है? 8 का। इसका गैप कितने का था? 5 का। 8×5 = 40 बना देते हैं। इसको 8 से गुना, इसको 5 से गुना। तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 8 से गुना करेंगे। 8 ऊपर नीचे दोनों जगह में, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया? 8×5 = 40 और इधर क्या बना? 9×5 = 45। फिर से इधर वाला बड़ा हो गया, यानी कि फिर से ये नंबर कट जाएगा, ये वाला आंसर होगा, यानी कि 5/11 ही आंसर है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा। लेकिन ये इसमें क्या है? तो ये पेन फ्री सॉल्यूशन है, इसमें बिना कुछ किए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़, मतलब वहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे उसको तो इसको क्लियर डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका कोई आंसर जो है वो हो जाएगा 11, 5/11, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ठीक है। अभी तक ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये लास्ट में हमने एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिया। क्या बोला? इन दी गिवन फिगर, एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या है? पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एस टी। ये जो पी क्यू है ना वो एस टी के पैरेलल है। उसके बाद पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी जो है वो 30 डिग्री 130 डिग्री है। तो एंगल क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस, ये वाला एंगल कितना है ये निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसको बनाने का बहुत सा तरीका है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, इसको ठीक से करते हैं। ठीक है, और इसको इधर बढ़ाते हैं। चलिए लगभग ठीक है ना। चलिए, तो अब ज़रा ध्यान से हम देखें तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल गिवन था क्वेश्चन में। हम इसी दोनों के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लिए, ये वाला, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री का होगा? 180 होने के लिए 50 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा, ठीक है। बनाने का बहुत सा तरीका है, अभी हम बताएंगे, और तरीका बताएंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम ये 110 है, ठीक है, अगर ये 110 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखिए यहाँ पर 50 कैसे आया? हमको पता है दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एक ही साइड का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना का होगा? 50 डिग्री का। ये 110 डिग्री, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो पूरा एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये एक क्या है? तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। यानी कि ये अगर 110 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 110। ये जो पूरा एंगल है इसको क्या होना पड़ेगा? 110। तो ये अगर 50 है तो बाकी का ये 60 होगा, तब तो 110 होगा, है कि नहीं? ये अगर 50 है, ये 60 होगा, तब तो 110 बनेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था। या फिर इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ये तो पहला तरीका हुआ, ठीक है। और किस तरह से कर सकते हैं तो इसको अलग डायग्राम पहले ले लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को पहले क्या करते हैं? कॉपी करते हैं।
है ना। एक एक गड़बड़ हो गई। इस डायग्राम को पहले क्या करते हैं, कॉपी करते, डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है, इसको साइड करते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। हमको फिर से क्या करना है, एक तरीका और क्या बना सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमको पता है ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इक्वेशन में गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना, इसको बस आप आगे बढ़ा दीजिए। ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो ये अगर 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि 180 डिग्री बनना चाहिए ना, ठीक है। ये कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। इसको ठीक से लिखते हैं अलग पेन से, तब दिखेगा, ठीक है। ये जो बचा ये कितना है, 70 डिग्री का। ये अगर 130 डिग्री है, ये अगर 130 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस जगह पे, तो यहाँ पर 50 बनेगा, अभी बताए थे कुछ देर पहले, इस जगह पे जैसे यहाँ बना था उसी तरह वहाँ भी बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ये अगर 50 है, अगर ये 50 है तो इधर भी 50 बनेगा। अगर ये 70, ये 50 कितना हो गया, 120, तो बाकी का ये कितना हो गया, 60। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बाकी इसमें और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो तरीका काफ़ी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है। हमारे 20 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है सारे मेथड समझ में आए होंगे। अगर किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NS1 क्लासेस पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, और वहाँ पे आपको जितने भी क्लासेस होती हैं वहाँ पे उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एक डाउट ग्रुप भी है, उसी में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउट ग्रुप में जाइए, वहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।